जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, यूपी टेट 2026 की परीक्षा 23 तारीख से शुरू हो रही है, 3 तारीख से शुरू हो रही है और आज आप लोगों का 30 तारीख हो चुका है। अब आपके पास मात्र फास्ट रिवीजन करने के लिए समय बचा है, जिसमें हम लोग आज हिंदी का 30 प्रश्न देखेंगे बहुविकल्पीय, और साथ ही साथ 30 देखेंगे हम लोग पर्यावरण का, यानी जिसमें पर्यावरण, भूगोल, जीव विज्ञान, संविधान सभी पार्ट को शामिल किया गया है। आज की क्लास आप लोगों का अंतिम प्रहार का क्लास होने वाला है। शाम 7 बजे आप लोगों को पर डे 30 प्रश्नों का सेट, यानी कि 60 प्रश्न का इस 2 विषयों से सेट मिलने वाला है। आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ करके फास्ट रिवीजन में देख लिया करें, आपका समय ज़्यादा लॉस नहीं किया जाएगा। और परीक्षा के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। बिना डरे हुए पेपर की तैयारी करते रहें, बेहतरीन जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 है, राम ने फल खाया। वाक्य में फल का कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। कौन सा है मित्रों? तो राम ने, यहाँ पर ने चिन्ह मिल रहा है तो ये कर्ता कारक है, लेकिन फल क्या है? तो फल कर्म कारक है। किसे खाया या क्या खाया? तो फल खाया, ये आपका कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य है, सरल है या संयुक्त है या फिर मिश्र है या आज्ञार्थक है। तो मित्रों ये मिश्र वाक्य है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, एक तो जो मेहनत करता है और दूसरा है वही सफल होता है। तो जो वही अगर इस तरीके का मिले तो ये मिश्र वाक्य होता है। ये आपका कौन सा वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य है। अगला है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका, बालकनी, बालिन या बालिका जी। तो मित्रों बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है, सुंदरतम शब्द में प्रयुक्त विशेषण का भेद है। मतलब कौन सा विशेषण है सुंदरतम शब्द में जो विशेषण है? गुणवाचक है या परिमाणवाचक है या संख्यावाचक या फिर संकेतवाचक। तो मित्रों सुंदरतम शब्द में गुणवाचक विशेषण है, उसके गुणों का वर्णन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? तो गुणवाचक होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि है या अव्ययी भाव है? तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। अव्ययी भाव में एक चीज़ जानिए कि इसमें पहला सब पद, यानी शुरुआत में या तो उपसर्ग होगा या फिर ये समस्त पद अव्यय होता है। 2 चीज़ें हैं कि समस्त पद अव्यय होता है। तो कैसे अव्यय होता है? तो इसमें मान करके चलिए कि अधिकांश यानी 80% जगहों पर आपको पहला पद अव्यय मिलता है। बहुब्रीहि की बात करें तो इससे गूढ़ अर्थ निकलता है। जैसे दशानन कहा गया तो दशानन का अर्थ रावण होता है। जैसे गजानन कहा गया तो गजानन का अर्थ गणेश होता है, मतलब अलग अर्थ ही देता है। द्वंद्व समास में मित्रों क्या होता है? द्वंद्व समास में एक मतलब 2 पद होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन पहले का विलोम दूसरे में होता है। जैसे माता पिता हो गया, दिन रात हो गया, तो इसमें विलोम भाव मिलते हैं। और तत्पुरुष समास, तो ये आपका विद्यालय शब्द तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है? तो कर्म तत्पुरुष है, जिसका अर्थ होता है विद्या का आलय। मतलब जहाँ कारक चिन्हों का लोप हो रहा हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अगला सब प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं? सुधा, सोम, विष, पीयूष। तो सुधा, सोम, पीयूष ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन विष ये जहर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, दिन का विलोम शब्द है रात्रि या फिर प्रभात या प्रातः या सवेरा। तो मित्रों प्रभात, प्रातः और सवेरा ये एक ही शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन रात्रि शब्द क्या है? ये दिन का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निश्चल। निश्चल शब्द का सही अर्थ है, मतलब चतुर होता है या कपटी होता है या निष्कपट होता है या फिर आलसी होता है। तो मित्रों निश्चल का अर्थ होता है निष्कपट, अर्थात जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कपट भावना ना हो। अगला प्रश्न कह रहा है, मुख चंद्र सा उज्ज्वल है में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति या मानवीकरण। तो मित्रों मानवीकरण मतलब जब प्रकृति की चीज़ों को मनुष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण होता है।
जब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति होती है। और जब किसी में मतलब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से किसी गुण के आधार पर किया जाता है तो वहाँ पर उपमा होता है। और उपमा का पहचान होता है सा, सी, से, सम, सरिस, समान, जैसे। इसमें देखिए चंद्र सा मिल रहा है ना, तो ये उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। करुणा, दया, शोक से संबंधित रस है। वीर, रौद्र, करुण या शांत। वीर रस में उत्साह होता है, रौद्र रस में क्रोध होता है और करुण रस में करुणा, दया और शोक होता है। शांत में सब कुछ सारे भाव शांत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है। रामचरितमानस के रचयिता हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है मित्रों? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर रहीम। तो मित्रों रामचरितमानस के रचयिता हैं सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है। पद्मावत किस भाषा में रचित है? ब्रज, अवधी या खड़ी बोली या संस्कृत। तो मित्रों पद्मावत अवधी भाषा में है और ये है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है। छायावाद के स्तंभ कवि नहीं हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो मित्रों स्तंभ कवि छायावाद के माने जाते हैं प्रसाद, पंत, देवी, निराला। जिसमें प्रसाद हैं, देवी हैं, निराला है और पंत यानी सुमित्रानंदन पंत जी नहीं हैं। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। पूछा गया है कि कौन नहीं है। नहीं वाले को जरूर ध्यान रखना, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बालक भाषा सबसे पहले कैसे सीखता है? व्याकरण से, नियमों से, अनुकरण से या लेखन से। तो मित्रों कोई छोटा बालक है तो सबसे पहले तो अनुकरण अर्थात नकल करके सीखता है, देख करके सीखता है कि आप क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है उससे आप भगवत भजन कराओगे तो भगवत भजन करेगा, अगर उससे आप गाली दिलवाओगे तो वो गाली देगा। तो वो अनुकरण से ही सबसे ज़्यादा सीखता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियम याद करना या शुद्ध व्याकरण या अभिव्यक्ति विकास या फिर परीक्षा तैयारी। तो मित्रों प्राथमिक स्तर पर बच्चा अगर अपने अभिव्यक्ति, अपने विचारों का विकास कर ले जाता है, विचारों को प्रकट कर ले जाता है तो उतना पर्याप्त होता है। अभिव्यक्ति विकास सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कहलाते हैं भाषा कौशल या व्याकरण नियम या फिर साहित्य तत्व या शब्द भंडार। तो मित्रों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी सुबोपाल, इसको संक्षिप्त में सुबोपाली कहा जाता है और ये भाषा कौशल से संबंधित है। अगला है। कहानी विधि का प्रमुख लाभ है? रटंत ज्ञान, रुचि विकास, केवल मनोरंजन या अनुशासन। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चों का क्लास में मन नहीं लग रहा है तो क्या करते हैं, चलो तुम्हें कहानी सुनाते हैं या कोई खेल खिलवा देते हैं। तो ये सभी मित्रों किस में आते हैं? ये सभी रुचि विकास में आते हैं। किस में आते हैं? रुचि विकास में। अगला प्रश्न है। भाषा शिक्षण में TLM का अर्थ है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टोटल लैंग्वेज मेथड, टीचर लर्निंग मेथड या फिर टेक्स्ट लर्निंग मॉडल। तो मित्रों इसमें होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री। अगला है। रचनात्मक लेखन का सही उदाहरण है? प्रश्नोत्तर, निबंध लेखन, शब्दार्थ या रिक्त स्थान। तो शब्दार्थ और रिक्त स्थान ये शब्द के ऊपर जाता है, प्रश्नोत्तर भी नहीं होगा। रचनात्मक लेखन के लिए सबसे बेहतर होता है निबंध लेखन। अगला प्रश्न है। भाषा शिक्षण में त्रुटियों को माना जाता है असफलता, अपराध, सीखने की प्रक्रिया या दंडनीय। तो मित्रों अगर कोई भी चीज़ आप नया सीखने जाते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सीखने की प्रक्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न है। जो देखा नहीं जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? अदृश्य, अश्रव्य, अस्पष्ट या अज्ञेय। अज्ञेय मतलब जिसे जाना ना जा सके, अस्पष्ट मतलब जो स्पष्ट ना हो, अश्रव्य मतलब जिसे सुना ना जा सके और अदृश्य मतलब जिसे देखा ना जा सके। अगला प्रश्न है। बालक खेल रहा है, कौन सा काल है? भूत, भविष्य, वर्तमान या संदिग्ध। तो रहा है अंत में मिल रहा है, जाहिर सी बात है वर्तमान है, इसमें आपसे उसके पार्ट को नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न है। कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है, इसमें अलंकार कौन सा होगा? रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण या विरोधाभास।
तो मित्रों इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि कलम को तलवार से अधिक बढ़ा चढ़ा करके प्रयोग किया गया है। अगला है भाषा का सामाजिक कार्य है। भाषा का सामाजिक कार्य क्या है? केवल ज्ञान, संपर्क स्थापित करना, मनोरंजन या परीक्षा। तो भाषा का सामाजिक अर्थ होता है कि आप समाज में संपर्क स्थापित कर सकें, तो आप समझ लीजिए भाषा में कुशल हैं, दक्ष हैं। अगला प्रश्न है अहंकार का विलोम है। घमंड, नम्रता, क्रोध, ईर्ष्या। अहंकार का विलोम क्या है मित्रों? तो अहंकार का विलोम होता है नम्रता। क्या होता है? नम्रता। अगला प्रश्न है कबीर किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। मित्रों कबीर दास जी भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षा में सबसे उपयुक्त पाठ है? दार्शनिक, लंबा निबंध, चित्रयुक्त कहानी या आलोचना। तो प्राथमिक कक्षा में बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए चित्रयुक्त कहानी सबसे उपयुक्त पाठ होगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है? डर पैदा करना, तुलना, सुधार या फिर दंड। तो मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है कि उसमें सुधार किया जा सके। अगला प्रश्न है वह बहुत बुद्धिमान है में बहुत है। बहुत शब्द क्या है इसमें? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो मित्रों ये आपका क्रिया विशेषण है जो कि बुद्धिमान शब्द की विशेषता को बता रहा है। ऐसी स्थिति में इसको प्रविशेषण भी कहा जा सकता है। तो अगर ऑप्शन में यहाँ पर प्रविशेषण होता तो प्रविशेषण ही सही होता। अगला प्रश्न है यूपी टेट में हिंदी विषय का मुख्य फोकस होता है? साहित्य इतिहास पर, भाषा व शिक्षण पर, कठिन व्याकरण पर या आलोचना पर। तो किस पर होता है मित्रों? भाषा व शिक्षण पर इसका सबसे ज़्यादा। पहला प्रश्न है पर्यावरण का सही अर्थ है। सही अर्थ मतलब किससे लिया गया है? केवल प्राकृतिक संसाधन या फिर केवल जीव जंतु या जीव और उनके चारों ओर का परिवेश या फिर केवल वायु। तो मित्रों पर्यावरण में जीव और उनके चारों ओर के परिवेश दोनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से जैव घटक कौन सा है? घटक दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। तो जैव घटक कौन सा है? जल है, मिट्टी है, पौधे हैं या फिर तापमान है। तो मित्रों जल, मिट्टी और तापमान ये क्या है? ये अजैव हैं, इनमें जीव नहीं है। लेकिन पेड़ पौधों में जीव होता है, सजीव हैं, इसलिए ये जैव घटक कहलाते हैं। निर्जीव घटकों में शामिल नहीं है, यानी जिसको अजैव घटक भी कह सकते हैं। वायु, जल, जीवाणु और प्रकाश शामिल नहीं है। मतलब यहाँ पर भी आपसे जैव घटक ही पूछा गया है, तो इसमें क्या है? जीवाणु होंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन पूछा जा रहा है, यानी जो कभी खत्म ना होने वाला हो, जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो मित्रों कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक बार यूज कर लें फिर उसका यूज आप नहीं कर पाएंगे, जबकि सौर ऊर्जा का आप प्रतिदिन सोलर प्लेट के माध्यम से या और अन्य माध्यमों से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय है? नदियों को मोड़ना, वर्षा जल संचयन, अधिक बांध या फिर जल का व्यवसायीकरण। जल संरक्षण का सबसे बेहतरीन उपाय है वर्षा जल का संचयन करना। वर्षा के जल को संचित कर लिया जाए और उसका उपयोग किया जाए। मिट्टी अपरदन यानी मृदा अपरदन जिसको कहते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? वनों की कटाई, सिंचाई, खाद या फिर फसल चक्र। तो मित्रों इसमें वनों की कटाई जो है ये मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं? हरे पौधों को क्या कहते हैं? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या फिर परजीवी। तो मित्रों हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहा जाता है और जो इनका उपयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। और अपघटक और परजीवी क्या है ये आप लोग कमेंट में। परजीवी मतलब जो दूसरों के ऊपर जीवित रहने वाले हों, और अपघटक आप लोग बताएंगे कि क्या है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? शेर, हिरण, घास या फिर घास, हिरण, शेर या फिर हिरण, शेर और घास
या फिर घास, शेर और हिरण। तो मित्रों जैसे घास उगी उसको हिरण खाता है और हिरण को शेर खा जाता है, तो इसलिए घास, हिरण और शेर आपका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है अपघटक का उदाहरण है, इसमें से अपघटक कौन है? अपघटक मतलब जो उसको तोड़ने वाले होते हैं, एकदम से समाप्त कर देने वाले। शेर हैं या गाय है कि कवक है कि मनुष्य है? तो मित्रों कवक जो होते हैं फंगस, ये आपके क्या कहलाते हैं? अपघटक के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वृक्षारोपण है या वाहन का धुआं है या फिर वर्षा है या फिर पवन ऊर्जा है? तो मित्रों वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहन का धुआं है। क्या है? वाहन का धुआं। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है केवल कानों पर, केवल हृदय पर, मानसिक स्वास्थ्य पर या फिर केवल आंखों पर? तो ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से मित्रों मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यानी कि जैसे जी घबराने लगता है या फिर सर चकराने लगता है, सर दर्द होने लगता है, ध्वनि प्रदूषण की ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, नींद ना आना। अगला है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल का संबंध है उद्योग से, पर्यावरण संरक्षण से, कृषि से या फिर परिवहन से? तो मित्रों रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल मतलब RRR जो है ये पर्यावरण संरक्षण से। कोई भी वस्तु है उसका कम प्रयोग करो, बार फिर से प्रयोग करो और उसका पुनर्चक्रण करो। अगला है स्वच्छ जल का मुख्य लाभ है। क्या लाभ है? स्वाद अच्छा होता है या रोगों से बचाव करता है या फिर रंग अच्छा होता है या कीमत अच्छी होती है? तो मित्रों स्वच्छ जल जो होता है ये रोगों से हमारी बचाव करता है। अगला प्रश्न है संतुलित आहार में क्या आवश्यक है? कौन कौन सी चीज़ें संतुलित आहार में होनी चाहिए? केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व या फिर केवल वसा? तो मित्रों सभी पोषक तत्व जब भोजन में होंगे तो उसे ही संतुलित आहार कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे सरल उपाय है। क्या है? दवा, साबुन से हाथ धोना, टीका या फिर व्यायाम? व्यक्तिगत स्वच्छता की बात हो रही है और व्यक्तिगत स्वच्छता में अगर देखा जाए तो इसमें आप लोगों का आ जाएगा साबुन से हाथ को धोना, यानी हाथ की साफ सफाई रखना। अगला है पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल परिवहन साधन है। बस है कि कार है कि साइकिल है कि हवाई जहाज है? क्या है मित्रों? तो पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल परिवहन साधन साइकिल है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा, धुआं नहीं निकलेगा। बस चलेगी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, कार चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और लेड छोड़ेगा, हवाई जहाज है तो वो भी नुकसान करेगा लेकिन साइकिल नहीं करेगा। भूकंप एक क्या है? मानव निर्मित आपदा, जैविक आपदा, प्राकृतिक आपदा या फिर सामाजिक समस्या? तो मित्रों भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ना तो ये सामाजिक समस्या है, न जैविक आपदा है, न मानव निर्मित आपदा है। आपदा के समय सबसे पहले जरूरी है, क्या जरूरी है? घबराना या फिर अफवाह फैलाना या सुरक्षित स्थान पर जाना या वीडियो बनाना, जो कि आजकल का फैशन है। तो मित्रों सबसे पहले जरूरी है आपको सुरक्षित स्थान पर पलायन कर जाना अर्थात चले जाना। EVS शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? रटंत ज्ञान है कि पर्यावरणीय जागरूकता है, कठिन परिभाषाएं हैं या फिर परीक्षा उत्तीर्ण करना है? तो मित्रों EVS शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता। अगला प्रश्न है EVS में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है। क्या है? व्याख्यान, परियोजना विधि, प्रश्नोत्तर या फिर निबंध? परियोजना विधि मतलब कोई योजना बनाई जाए और उसके अनुरूप कार्य किया जाए, जैसे कि वृक्षों को लगाना, वृक्षों की रख रखाव, वृक्षों का देखभाल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या कहलाती हैं? परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। अगला प्रश्न है मित्रों बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है? पाठ्यपुस्तक है या स्थानीय उदाहरण है या परीक्षा है या फिर गृह कार्य है? तो स्थानीय उदाहरणों के माध्यम से हम बच्चों को आसानी से पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? पर्यटन है या संतुलन बनाए रखना या फिर शिकार है या व्यापार है? तो मित्रों वन्य जीव संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य शिकार संतुलन को बनाए रखना
होता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? केवल पशु, केवल पौधे, जीवों की विविधता या फिर केवल मनुष्य। जीवों की विविधता मतलब जीवों की अनेकता, जिसको हम कह सकते हैं कि कुल कितने प्रकार के जीव हैं, उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन को अन्य विषयों से जोड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? विषय विभाजन या एकीकृत शिक्षण या फिर रटंत विधि या अनुशासन। तो मित्रों, अगर हम अन्य विषयों से जोड़ करके पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं तो वो एकीकृत शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मूल्यांकन का सही उद्देश्य है। क्या है? डर पैदा करना, रैंक देना, सीखने में सुधार या फिर दंड देना। ईवीएस में मूल्यांकन का सही उद्देश्य क्या है मित्रों? तो सीखने में सुधार लाना। मूल्यांकन इसीलिए होता है कि जहां कमी है सीखने में, उस स्थान पर सुधार किया जा सके। अगला प्रश्न है, बच्चों में पर्यावरणीय मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। भाषण, उदाहरण, दंड या फिर परीक्षा। तो सबसे बेहतरीन साधन जो होगा वो होगा उदाहरण। उदाहरण देकर के उन्हें पर्यावरणीय मूल्य विकसित किया जाए। अगला प्रश्न है, स्थानीय से वैश्विक सिद्धांत किससे संबंधित है? गणित से या ईवीएस से या इतिहास से या भाषा से। लो, अपने स्थान से शुरू कीजिए और पूरे विश्व का कल्याण उसमें समाहित हो, पूरे विश्व के बारे में जानकारी लीजिए, तो वो आपका होता है ईवीएस में। अगला प्रश्न है, ईवीएस में भ्रमण यानी फील्ड विजिट जिसका है उसका उद्देश्य क्या है? मनोरंजन है या सदस्य समय पास है या अनुभव आधारित सीख है या फिर परीक्षा की तैयारी है। तो मित्रों, अनुभव आधारित सीख करने के लिए विजिट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ईवीएस के अध्ययन में। अगला है, पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी? निष्क्रिय होनी चाहिए कि केवल श्रोता के रूप में होना चाहिए या फिर सक्रिय होना चाहिए या अनदेखा होना चाहिए। तो मित्रों, सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, तभी बेहतर लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर में ईवीएस प्रश्नों का फोकस होता है कठिन तथ्यों पर, रटंत परिभाषाओं पर या दैनिक जीवन व शिक्षण पर या फिर शोध पर। तो मित्रों, दैनिक जीवन व शिक्षण पर प्राथमिक स्तर में पर्यावरण का ईवीएस के प्रश्नों का मुख्य फोकस होता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया ईवीएस का। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही गए, और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।